राकेश चतुर्वेदी जी मेरा सहयोगी आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आनंद जाट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि सैनी जी, कार्यक्रम की इस बेला को आगे बढ़ाते हैं और तमाम विधाओं के जो विशेषज्ञ जनप्रतिनिधि, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल किया है, तमाम हस्तियों से हम चर्चा कर रहे हैं। और अब हमारे सामने मौजूद हैं आनंद जाट जी, और उनकी भी एक खास पहचान है कि उनकी नज़र उन पर होती है जिनकी जिम्मेदारी होती है। आनंद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो इसी से आपकी शुरुआत करते हैं कि वर्तमान में 2025 में अब आपकी नज़र किस पर है, किसकी जिम्मेदारी है हरदा को बनाने की, हरदा के विकास की, हरदा के डेवलपमेंट की? सबसे पहले तो मैं lalluram.com का बड़ा फ़ैन हूँ, तो ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़बरदस्त वाला फ़ैन हूँ। न्यूज़ 24 तो खैर फेमस है ही है ऑलरेडी, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि lalluram.com के मंच पे मुझे बुलाया जाएगा, है ना। मैं साहब ना कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूँ, ना मैं किसी पद पर हूँ, मैं जैसे आम नागरिक हैं वैसे ही हूँ। और दूसरी बात, आपने कहा कि मेरी आपने जिक्र छेड़ ही दिया है जी। तो हम तो सब सच कहते हैं, सच कहेंगे लल्लूराम। हाँ। और देश की जो टॉप 10 वेबसाइट हैं, हाँ, उसमें lalluram.com का डंका बोलता है। तो आज भी हम यहाँ पर आए हैं, सच कहने ही आए हैं, सच सुनने ही आए हैं। और आनंद जी, आपसे भी सच्ची बात करेंगे। मेरी पहचान ही सच बोलने से है, ठीक है। तो आप जो आपने कहा कि मेरी नज़र किस पर है, तो मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो ये है कि भाई जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो थोड़ा ठीक से काम करें, उचित ढंग से कार्य करें, कभी कोई भ्रष्टाचार ना हो। ये मेरी जो है मेरी महत्वाकांक्षा होती है कि इन लोगों को कोई करप्शन करने ना दूं। क्योंकि क्या है कि अब मेरा कार्य क्षेत्र जो है वो इंदौर रहा है, और इंदौर में मैंने विकास बहुत तेज़ देखा है। जब मैं हरदा आया तो मेरा हरदा बड़ा पिछड़ा हुआ मुझे दिखा, तो फिर मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, तो मैंने आवाज़ उठानी शुरू की, और उस आवाज़ उठाने का परिणाम चुनाव में भी मिला है, और काफ़ी परिणाम जो है सकारात्मक उसके आए हैं। दूसरी बात, आप लोगों ने मुझे बताया गया कि आप लोगों का जो यहाँ पर विषय था कि हरदा का विकास कैसे हो, या मध्य प्रदेश के विकास में हरदा की भूमिका कैसे हो सकती है, तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट के ऊपर, और मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। इसलिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मैं आपको एक बात कहूँ, अर्थशास्त्र में एक नियम है, सब मैं इकोनॉमिस्ट भी हूँ, अर्थशास्त्र भी पढ़ाता हूँ IAS UPSC वालों को। अर्थशास्त्र का एक नियम है कि पहिया जितना तेज चलता है, अर्थव्यवस्था भी उतनी ही तेज चलती है। हरदा का विकास यदि कहीं से रुका हुआ था, तो वो खासतौर पर कि पहिया धीमा चल रहा है यहाँ तक आने जाने में, उसकी वजह से विकास काफ़ी धीमा हो रहा था। आप अभी एक नेशनल हाईवे बन गया है तो कुछ थोड़ी सी बाहर आई है, ये भी पूरा नहीं बना है, लेकिन इसके आने से आपको काफ़ी विकास दिखेगा। लेकिन हम यदि जिलों से जिलों में कनेक्टिविटी देखें, हरदा से आप खंडवा चले जाएं, आप नर्मदापुरम चले जाएं, तो रोडों की हालत बहुत ख़राब है। अभी भाभी जी ने, श्रीमती जी, नगरपालिका अध्यक्ष जी ने कहा कि हरदा में उद्योग आना चाहिए। उद्योग आएंगे कब? उद्योग तब आएंगे जबकि पहिया तेज चलेगा। पहिया तेज चलेगा मतलब ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा होगा, तो फिर उद्योग भी आएंगे। उद्योगों को चाहिए क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, उनको बिजली अच्छी चाहिए, उनको पानी अच्छा चाहिए। पानी हमारे यहाँ पर है। बिजली की बात करें हम, तो बिजली मध्य प्रदेश में जितनी हमारी खपत है उससे दुगनी बिजली मध्य प्रदेश में पैदा होती है। लेकिन सप्लाई की समस्या है, तो सप्लाई में मैं हरदा के जिला प्रशासन को कहूँगा कि सप्लाई के लिए अपना बजट बिगाड़े। हर जगह जंपर की समस्याएं हैं, उस समस्या का निराकरण होना चाहिए, थोड़ा अपना बजट बढ़ाएं उसके लिए, तो वो हो सकता है। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि मैंने जो अनुमान लगाया कि करीब 100-125 करोड़ का यदि इन्वेस्टमेंट होता है, तो हरदा से बिजली की समस्या का निराकरण हो सकता है, और फिर उद्योगों को आने में समस्या नहीं होगी। और बात है कि हरदा से चौतरफा सड़कों को जोड़ा जाना चाहिए, और आदरणीय नगरपालिका अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप कम से कम अपने क्षेत्र में एक विकास की एक बहुत अत्यंत आवश्यकता है, वो आपको करना चाहिए। वो ये कि आप अपना जो प्रताप टाकिस से लेकर अपने छोटी हरदा तक, और यहाँ
कोर्ट से लेकर स्टिपानेर रोड तक 2 लेन रोड होना चाहिए, ये बहुत आवश्यकता है। लेकिन आप लोगों का कभी इस विषय पर ध्यान नहीं गया, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं इस विषय पर किसी का ध्यान नहीं गया, और उसकी वजह से क्या होता है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। विकास दिखता कब है, जब विकास तब दिखेगा ना जबकि दोनों तरफ आने जाने का लेफ्ट वालों का अलग रास्ता हो, राइट वालों का अलग रास्ता हो, और काफी चौड़ा रोड है। आप वहां पर जाकर यदि देखेंगे तो काफी स्पेस काफी है, मतलब कोई अतिक्रमण लाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और निर्माण कार्य हो सकता है। लेकिन क्या है कि यहाँ के लोग करना नहीं चाहते हैं। यहाँ लीडरशिप ऐसी है कि किसी को लूटना है तो किसी को जीमना है। तो विधायक महोदय कैसा काम कर रहे हैं? मैंने उनकी बात की है कि किसी को लूटना है तो किसी को जीमना है। बात यह है कि उन विधायक महोदय तो काम क्या, उनकी तो चलती ही नहीं सर, मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा, है ना। उनकी कौन सुनता कौन है, उनके पास आइडियोलॉजी नहीं है। उनका विधायक बनने का मकसद यही था कि बस बाकायदा विधायक बन जाएंगे, फिर सायरन बजाते हुए हर गांव-गांव में ब्याह शादी में जीमने जाएंगे, मस्त साफा पहनेंगे, यही उनके मकसद थे। उनसे आप कभी, वो आए नहीं आज, नहीं तो उनसे कभी पूछना कि हरदा के विकास के लिए आपके पास में क्या मास्टर प्लान है। कोई मास्टर प्लान नहीं उनके पास। तो यहाँ लीडरशिप ऐसी ही रही, और लोगों ने भी, मैं हरदा के लोगों को भी इसमें दोषी मानूंगा कि आपने ऐसी लीडरशिप को चुना ही क्यों। आप ये तमाम विषयों पर बात कर रहे हैं, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, आपके पास हरदा को लेकर, समुचित विकास को लेकर, क्योंकि सड़क की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर रोजगार की बात कर रहे हैं, एक कोई कॉन्क्रीट प्लान है? जी हाँ, मैं आपको एक बात कहूंगा कि सबसे पहली बात तो हरदा चूंकि कृषि वाला क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर मैं हमेशा माननीय कमल जी पटेल से भी कहता रहा, जब वो मंत्री थे और जब मेरी उनसे अच्छी बनती थी तब मैं उनसे कहता रहा कि आप यहाँ पे एक मेगा फूड पार्क लेके आइए। क्या कि ये जब ये हाईवे बन गया है तो यदि मेगा फूड पार्क होगा, क्योंकि हरदा की भूमि इतनी जबरदस्त भूमि है कि यहाँ पे यदि मेगा फूड पार्क आता है तो यहाँ के जो किसान जो फसलें पैदा कर रहे हैं उसकी बजाय वो आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के उत्पादन की ओर डाइवर्ट हो सकते हैं, और होते तो फिर क्या है कि ज़्यादा विकास होता, किसानों की आमदनी 3-4 गुना बढ़ती, तो हरदा अपने आप विकास करता, है ना। एक ये चीज़ होती। दूसरी बात, हरदा में मैं जो देखता हूँ सर, टूरिज्म की बहुत अच्छी संभावनाएं है, लेकिन कभी किसी लीडरशिप का ध्यान नहीं। जो आप टूरिज्म की हम बात करें, कौन कौन से स्पॉट जहाँ पर, हाँ सर वही मैं कहाँ विकसित हो सकते हैं? टूरिज्म में क्या होता है, 4-5 प्रकार के टूरिज्म होते हैं। एक होता है धार्मिक टूरिज्म, एक होता है ऐतिहासिक स्थलों वाला टूरिज्म, एक होता है शैक्षिक टूरिज्म, एक होता है विकास वाला टूरिज्म कि भाई कहीं विकास हुआ है तो लोग देखने जाते हैं, एक इंटरटेनमेंट वाला टूरिज्म होता है। तो इसमें ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो थोड़े कम है, लेकिन बाकी सारे टूरिज्म बहुत सारे हैं। एक नेचुरल टूरिज्म भी होता है, नेचर को देखने का टूरिज्म भी होता है, तो हरदा में इसकी भी संभावनाएं बहुत हैं। मैं आपको एक हरदा का एक स्थल है जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। आपने भगवान शिव के बारे में सुना होगा कि भगवान शिव जो हैं उनकी लोग आराधना करते हैं। भगवान शिव को साधु संतों का देवता माना जाता है, साधु संतों के देवता होते हैं, लोग उनको इष्ट मानकर अपनी साधना करते हैं, ये आदिकाल से चला आता रहा है। लेकिन हरदा में एक ऐसे शिव मूर्ति है, एक ऐसा शिवलिंग है जो धन का दाता है। वो धन का दाता है रिद्धनाथ मंदिर। सर रिद्धनाथ मंदिर को बनाया था कुबेर जी ने। ऐसा ऐतिहासिक कहानी है कि रावण ने अपने भाई कुबेर की सारी संपत्ति छीन ली, लंका छीन ली, सब कुछ छीन लिया। कुबेर जो है कंगाल हो गए, तब उन्होंने रिद्धनाथ में मंदिर की स्थापना की और वहाँ तपस्या की, और वहाँ भगवान शिव ने कुबेर को वापस धन का देवता बनाया था। तो एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा, भारत का एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर धन, जहाँ भगवान शिव जो है धन के दाता हैं। लेकिन यहीं के लोगों को पता नहीं है कि ये इस तरह का ऐतिहासिक उसका महत्व है। आप सोचिए कि दुनिया भर में लोग शिवलिंगों के पास जाते हैं, लेकिन हमारे हरदा के रिद्धनाथ मंदिर पे आए तो लोगों को व्यापारिक व्यावसायिक तरक्की जो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ की ओर किसी का ध्यान नहीं गया, उसका कभी कोई प्रचार नहीं हुआ। मुझे खुद को अभी 6-8 महीने पहले पता चला। मतलब मैं यहाँ पे, मैंने भी अपनी जिंदगी के लंबा टाइम गुजार दिया। यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि रिद्धनाथ मंदिर का ऐसा ऐतिहासिक महत्व है। बहुत काफी अच्छी जानकारी रखते हैं आप। हाँ। हरदा में एक बड़े हादसा भी हुआ था। हाँ। तो हम सुझाव की ओर जाएंगे। जो अग्नि दुर्घटना है, कैसे कैसे रोका जा सकता है, क्या क्या उसमें उपाय हैं? मेरी बातें पूरी होने, मेरी आपसे निवेदन है कि मेरी बातें होने पर, क्योंकि मेरे अभी आपने मुझसे मास्टर प्लान का पूछा तो मैं बहुत सारे मास्टर प्लान बड़ा संक्षेप में बताइए, समय की मर्यादा है। तो रिद्धनाथ मंदिर को यदि थोड़ा सा उसका और रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, और नेता लोग जो अपना प्रचार कर रहे हैं उस पैसे में आप यदि रिद्धनाथ मंदिर का प्रचार करें तो आई थिंक ये होगा कि यहाँ पर धार्मिक टूरिज्म बहुत अच्छा बढ़ सकता है। उससे यहाँ पर व्यापार बहुत आएगा, लोगों के पास रोजगार बहुत अच्छा हो सकता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आपको एक और बात बताऊंगा कि हरदा में
ओशो रजनीश, आपने नाम सुना ही होगा। ओशो रजनीश बहुत फेमस संत रहे हैं। टिमरनी में उन्होंने अपने जीवन का 20 साल गुजारा है। टिमरनी में कहते हैं कि उनके पिता की जो है दुकान हुआ करती थी, वो गाडरवाड़ा से यहाँ पर कुछ समय, लंबे समय के लिए किराए से गिरधारी जी जोशी उनके मकान में रहे थे, तो उनसे भी जुड़ा हुआ स्थल है। ओशो रजनीश का एक आश्रम है पुणे में, जो कि साल भर में 2000 करोड़ का टर्नओवर करता है। यदि हरदा में ओशो रजनीश चूंकि रहे हैं, तो यहाँ पर यदि उस तरह का आश्रम स्थापित हो तो ओशो के मानने वाले दुनिया भर में बहुत हैं, वो लोग भी यहाँ पे आएंगे और टूरिज्म बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर जो है, मैं आपको बताऊं कि शिक्षा का टूरिज्म की संभावनाएं बहुत हैं। मैं आपको एक रियल बात बता रहा हूं कि हरदा में कुछ ऐसे योग्य लोग हैं जिन्होंने पूरे भारत भर में अपना डंका फैलाया है। एक सुदर्शन जी गुजर है, यूपीएससी में ऑल इंडिया में नंबर 1 टीचर हैं ज्योग्राफी के, वो दिल्ली में पढ़ाते हैं। क्या हरदा में नहीं हो सकता था? इंदौर में जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें मैक्सिमम लोग हरदा के हैं, उसके ऑनर जो हरदा के हैं। मतलब आप सोचो कि हरदा में कैसी कैसी प्रतिभाएं थी, वो हरदा में ना काम करके इंदौर में काम कर रही है और वहां पर उनको सफलता मिली। अच्छा, हरदा में भी किया जा सकता था, तो इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ये एक चीज। और दूसरी बिल्कुल आनंद जी, आपसे चर्चा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि चूंकि आपको समग्र विकास के पास आपकी एक बड़ी प्लानिंग्स है, और इसका लाभ जो है हरदावासियों को मिलेगा। हमारे साथ कुछ समय की मर्यादा है, तो आपसे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, आपसे सलाह मशवरा करते रहेंगे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हरदा के डेवलपमेंट को लेकर आपकी जो प्लानिंग है इस सीधे सरकार तक पहुंचे। जो जिम्मेदार अफसर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके सामने हम पूरी प्लानिंग आपकी पहुंचा सके, ये हमारा पूरी ओर से प्रयास रहेगा। लेकिन एक बात भी जाहिर तौर पर है कि जो आनंद जी का कहना है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो अफसर हों, चाहे वो आम नागरिक हों, यदि सभी अपने जो काम है अपनी जिम्मेदारी से निभाएंगे तो जाहिर तौर पर है हरदा के डेवलपमेंट को लेकर जो विकास का प्लान है वो जमीन पर आकार लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आनंद जाट जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोमेंटो प्रदान करने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी को, एमपी सेल्स हेड अनुज तिवारी जी को। वे मंच पर आएँ और आनंद जी को मोमेंटो प्रदान करें।